हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे, मजे में होगे। और आपके लिए बढ़िया सी चीज है, चैप्टर नंबर 5 9th क्लास का सबसे इजी सबसे बेसिक चैप्टर है। इवन यहाँ पे जो चीजें मैं तुम्हें पढ़ा रही होंगी ना, तुम कहोगे यार ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो हमें पता है, मतलब कुछ भी नया नहीं होगा। जो बेसिक चीजें बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीजें तुम्हें पता है ना, वही इस चैप्टर में यूज होगी। तो जो भी क्वेश्चन इसका आएगा तुम 100% कर लोगे। बस थोड़ी सी चीजें हैं कि यार ये एक एग्जाम है, ये एक पोस्टुलेट है, थोड़े से वो याद रखने, वो भी हम साथ साथ करते हुए चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब हमें माइंड सेटअप ऐसे रखना है कि ये बहुत पुरानी बात है, ये तब की बात है। अब तो हमें सारी टर्म्स पता है, लेकिन यहाँ पे जो चैप्टर शुरू हो रहा है भाई, ये तब की बात है जब पता ही नहीं था किसी को कि लाइन भी कुछ होता है, पॉइंट को कैसे डिफाइन करें, ये सब तब की बात है जब ज्योमेट्री हमारा डिस्कवर होना स्टार्ट हुआ था। सो वर्ड जो ज्योमेट्री है, अब ये ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है बच्चे, थोड़ी सी हिस्ट्री पे लेके जा रही हूँ मैं आपको, थोड़ी थोड़ी चीजें समझाऊंगी और फिर उस पे आ जाएंगे जिसके बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो जियो मींस अर्थ एंड मेट्री मींस टू मेजर। अगेन ये गीक वर्ड से आती हैं चीजें, तुम्हें पता ही है। सो ये यहाँ ज्योमेट्री की नीड कब हुई थी, जब लोगों को जो हमारी लैंड है अर्थ की उसको मेजर करने की जरूरत पड़ी। जैसे कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया, जैसे बुक में आपका दे रखा है कि जैसे ना लाइंस ड्रॉ हो रखी थी पहले। सो जब भी पानी उस तरफ, फ्लड उस तरफ आता था, पानी आता था बह के चला जाता, तो लाइंस रब हो जाती थी। लोगों को यही समझ नहीं आता कि यार फिर से हम कैसे, जैसे अभी भी है ना बॉर्डर्स बने हुए हैं, हमें पता है ये स्टेट इस स्टेट से अलग हो रहा है, लेकिन पहले नहीं समझ आता था। वहाँ पे फिर उनको कंसेप्ट समझ आया कि एरिया पता होना चाहिए कि इस कंट्री का इतना एरिया, इस कंट्री का इतना एरिया, ताकि हम वो लाइन दोबारा से रीड्रॉ कर सके। तो इन बेसिक नीड्स की वजह से ज्योमेट्री, हमारी ज्योमेट्री की चीजें डिस्कवर होनी स्टार्ट हुई। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक हो गया, हिस्ट्री हो गई। अब बात करते हैं डेफिनेशंस। ये भी हमने सुना कि यार कोई डेफिनेशंस पढ़ने हैं, एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स, ये होता क्या है। डेफिनेशन तो यार सिर्फ मैथ्स में नहीं, साइंस में भी कोई भी टर्म आती है तो हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन एस्टैब्लिश प्रिसाइज मीनिंग फॉर टर्म्स। कोई भी आपकी टर्म है, कोई भी वर्ड है, उसकी डेफिनेशन, उसका प्रिसाइज मीनिंग बताती है। अब ये एक्सियोम्स और पोस्टुलेट बेसिकली तीन अलग अलग चीजें हैं। पढ़ के हमें लगता है सब स्टेटमेंट्स ही तो है, इनको अलग अलग नाम क्यों दे रखे हैं। सो एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ चीज है। जैसे अगर मैं कहूँ 3 के बाद 4 आता है, इसमें आपको कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक चीज है कि हाँ भाई 3 के बाद 4 आता है। या अगर मैं कहूँ बेटा 2 + 5 7 होता है, ठीक है। सो इन चीजों का प्रूफ नहीं चाहिए, ये नॉर्मल यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, सो यही हमारे होते हैं एक्सियोम्स, पोस्टुलेट, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। अब इन दोनों में फर्क कहाँ से आता है कि जो हमारे एक्सियोम्स होते हैं ना, ये थ्रू आउट लाइफ में भी कह लो, मैथमेटिक्स में भी कह लो, हर एरिया में यूज हो सकते हैं, हर एरिया के यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन ये जो पोस्टुलेट्स हैं ये ज्यादातर स्पेसिफिक है ज्योमेट्री की चीजों से, सर्कल, लाइंस, ये सब चीजों से रिलेटेड है। ठीक है, सो यूजुअली पोस्टुलेट्स आर यूज्ड फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ्स इन ज्योमेट्री एंड एक्सियोम्स आर यूज्ड एवरीवेयर एल्स। ठीक है, दोनों का मतलब समझ में आ गया। कॉमन नोशंस जो होते हैं हमारे, कॉमन स्टेटमेंट्स जो होती है वो है हमारे एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी। ठीक है, पहले बात करते हैं डेफिनेशंस की। अब ना जब चीजें पता चलनी शुरू हुई, जैसे पॉइंट, हाँ पॉइंट कुछ होता है, मैं तुम्हें कहूँ डिफाइन करो इस पॉइंट को, ये पॉइंट है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने डॉट, हमें डिफाइन भी करना हो ना, मैंने यार पॉइंट हमारा डॉट लगा देना, पॉइंट का मतलब डॉट लगाना हुआ है ना। सो इन चीजों को जब डिफाइन करना शुरू किया तो उन्होंने कैसे डिफाइन किया, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट ऐसा होता है जिसका कोई, जैसे एक लाइन सेगमेंट है, इसका ये पार्ट है, ये पार्ट है, लेकिन पॉइंट मतलब इसका कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद लाइन को कैसे डिफाइन किया, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। जैसे कोई अगर हमारे पास स्क्वायर या रेक्टेंगल है, सो हम कहते हैं उसकी कुछ लेंथ है, उसकी कुछ ब्रेथ है, लेकिन वो कह रहे हैं ब्रेथ नहीं है, सिर्फ लेंथ है, तो वो लाइन है। ठीक है, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। फिर किसी ने कहा कि हाँ यार लाइन समझ आ गई ना, इसके जो एंड्स होते हैं ये हमारे पॉइंट्स होते हैं। या अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। तो स्ट्रेट लाइन को कैसे बताया कि वो एक ऐसी लाइन होती है जो कि अलग अलग पॉइंट्स पे सीधा लाई कर रही है, ये एक लाइन हो गई। ठीक है, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। तो सरफेस को कैसे डिफाइन किया, उसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, तो ये एक प्लेन सरफेस हो गया। ठीक है, द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन, या फिर लाइन को डिफाइन किया, या सरफेस समझ गए ना, इसकी जो एज है ये एक लाइन है, एज इसकी लाइन है। ठीक है, इस तरीके से। देन अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन। और वो कह रहे हैं कि अगर
स्ट्रेट लाइंस है तो वो एक सरफेस बना रही है। तो आप देख रहे हो सारी एक तो आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और अगर हम ध्यान से देखें किसी एकदम जिसको आज तक जिसने ज्योमेट्री का कुछ नहीं सीखा आज तक, उसको पता ही नहीं पॉइंट क्या होता है, अगर मैं उसके सामने जैसे मान लो कि ये एक 2-3 साल का बच्चा है, मैं उसे बता रही हूँ बेटा अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, वो कहेगा पार्ट क्या होता है, अब उसको ये एक्सप्लेन करो। या फिर अगर मैं पार्ट आगे एक्सप्लेन कर ली, इससे लाइन की डेफिनेशन है भाई ब्रेथलेस लेंथ बोल दे, वो कहेगा भाई लेंथ क्या होता है, ब्रेथ क्या होता है, उसको क्या पता। सो यहाँ पे ये जो टर्म्स है ना, जब हम इनको डिफाइन करने जाते हैं तो और ऐसी इसमें टर्म्स हो जाती हैं जिनको फर्दर डिफाइन करना पड़ता है। सो ये वाली जो कुछ टर्म्स है ना, इन टर्म्स को नाम दिया गया अनडिफाइंड टर्म्स, कि तुम्हें पता है ये क्या चीज़ है लेकिन इनको डिफाइन नहीं कर पा रहे। इनको डिफाइन करने के लिए ऐसे वर्ड्स यूज होंगे जिनको फर्दर डिफाइन करने की जरूरत है, इसीलिए इन टर्म्स को अनडिफाइंड टर्म्स करके छोड़ दिया गया। ठीक है, चलो आगे देखो। अब हम बात करते हैं एक्सियोम्स की। तो यूक्लिड ने क्या किया, एज्यूम सर्टेन प्रॉपर्टीज विच वर नॉट टू बी प्रूव्ड। अब उन्होंने देखा कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं जिनको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। दीज अजम्पशंस आर एक्चुअली ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। ये अजम्पशन क्या है, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। अभी जब मैं आपको बताऊंगी ना फिर आप कहोगे हाँ ये तो सही बात है, ये तो सही बात है। सो ही डिवाइडेड देम इनटू 2 टाइप्स, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स। दोनों में डिफरेंस हम पहले ही देख चुके हैं। एक्सियोम मतलब हर जगह अप्लाई हो रहा है, पोस्टुलेट ज्यादातर स्पेसिफिक है ज्योमेट्री को लेके। ठीक है, आप जरा देखो जिन एक्सियोम्स की बात हो रही थी कितने बेसिक और कितने आसान है। पहला है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। क्या मतलब है इसका, तो इफ आई से कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, फिर कहीं आगे जाके मैंने प्रूव कर दिया कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, तो क्या मैं इन दो स्टेटमेंट से ये कह सकती हूँ कि एंगल 1 जो होगा एंगल 3 के इक्वल होगा। कैसे, समझो थोड़ा सा। मान लो एंगल 1 30 डिग्री है, तो एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, तो मतलब एंगल 2 भी 30 डिग्री हो गया। अब एंगल 2 तो 30 डिग्री है, वो एंगल 3 के इक्वल है, तो एंगल 3 भी 30 डिग्री है। सो 1 और 3 भी सेम है। सो यही यहाँ पे बोला है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। सो कौन सी दो थिंग्स, ये दो चीजें जो इक्वल हैं सेम चीज के, ये भी एंगल 2 के इक्वल है, ये भी एंगल 2 के इक्वल है, आर इक्वल टू वन अनदर, वो आपस में भी इक्वल होंगे। ये एक एक्सियोम है, कितनी बार हमने यूज किया होगा ये, है ना। नेक्स्ट सेकंड क्या है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। अब इसको बिल्कुल बेसिक मैथ्स में समझते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर है 4 और यहाँ पे भी एक नंबर है 4, दोनों सेम नंबर है, इक्वल है। नाउ अगर मैं दोनों में इक्वल चीज ही प्लस करूं, जैसे मैंने इसमें भी +2 किया, इसमें भी +2 किया, तो मेरे पास क्या आया 6। तो जब इक्वल चीज में मैंने इक्वल चीज प्लस करी तो आंसर भी तो सेम आएगा। कितना सिंपल है। इसका अगला भी सेम, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, जैसे अगर मेरे पास नंबर 6 है, दोनों नंबर्स इक्वल हैं, दोनों में से मान लो मैंने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो जो आंसर आएगा वो भी तो इक्वल होगा। ठीक है, और इनको हम यूज करेंगे मस्त अभी क्वेश्चंस करने में। सिंपल सा है लेकिन बहुत अच्छे से यूज होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब इमेजिन करो एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है ए बी, और हमें गिवन है कि भाई ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, आप इसके ऊपर एक और लाइन सेगमेंट रख के देखी जो कि है पी क्यू। अब हमें दिख रहा है ये पी क्यू जो है ए बी को कोइंसाइड करना। कोइंसाइड का मतलब करना, कोइंसाइड करने का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से ओवरलैप करना। तो कोई चीज अगर पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही है तो वो सेम होगी। जैसे ए बी अगर 5 सेंटीमीटर है और पी क्यू कोइंसाइड कर रही है ए बी को, तो हमारा पी क्यू भी क्या हो जाएगा, वो भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्लियर है बेटा। आगे देखो, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अभी तो कितनी छोटी सी चीज है यार। अब तुम्हारे पास एक बड़ा सा पिज्जा है, ठीक है, आप क्या करते हैं, हम पिज्जा के पार्ट्स करते हैं इस तरीके से। अब अगर मैं पिज्जा की एक स्लाइस को लूं, सो ये क्या है, ये होल है और ये पिज्जा का पार्ट है। अब मुझे बताओ कि क्या होल बड़ा होगा कि पार्ट बड़ा होगा। ऑब्वियसली ये पार्ट इसमें से ही तो निकल के आए, सो द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी पार्ट। तो वो पार्ट से हमेशा बड़ा होगा, चाहे आप कितना भी बड़ा स्लाइस ले लो। अगर लेट्स सपोज पिज्जा की मैंने कहा यार मैं तो आधा पिज्जा ही ले लिया, तब भी बेटा पूरे पिज्जा का तो ये पार्ट ही रहेगा। चाहे आप 3/4 ले लो, चाहे आप सारा पिज्जा का थोड़ा सा पार्ट छोड़ दो, तब भी लेकिन जितना बड़ा पार्ट हो जाए, लेकिन बड़ा जो पूरा होल है उससे तो वो
छोटा ही रहेगा क्योंकि वो उसका पार्ट है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारे पास थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये भी बड़ा आसान है। ऐसी चीजें जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है कि यार पी क्यू है ना वो टॉयज है ए बी के, ठीक है। उसके बाद मेरे को किसी ने बोला कि जो आर एस है ना वो भी टॉयज है ए बी के। तो अगर ये पी क्यू और ये आर एस दोनों ए बी के टॉयज है तो हम क्या कह सकते हैं कि पी क्यू इक्वल होगा आर एस के। बिल्कुल कह सकते हैं, रख करके देख लो। मान लो ए बी हमारा लाइन सेगमेंट और 5 सेंटीमीटर है, सो 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे देखो ये हमारा 5 है तो 5 2 ज़ा 10। सो हमें दिख रहा है पी क्यू भी 10 आ गया, आर एस भी 10 आ गया, तो ये दोनों इक्वल होंगे। सो क्या बोला, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, सेम चीज के डबल के इक्वल है अगर वो दोनों चीजें तो आपस में इक्वल हो गए। और नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग। जैसे इसी को ही अगर मैं कहती कि यार जो पी क्यू है ना वो हाफ है ए बी के और जो आर एस है वो भी हाफ है ए बी के, तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं भाई ये भी इसके हाफ के इक्वल है, ये भी इसके हाफ के इक्वल है, सो दैट मीन्स पी क्यू इक्वल है आर एस के। और ठीक है, पता है इसके बेस क्वेश्चंस कितने इंटरेस्टिंग होंगे इस तरीके से, जैसे पी क्यू मैंने बोला हाफ है ए बी का एंड आर एस हाफ है लेट्स सपोज बी सी का, और क्वेश्चन में आपको दे देंगे कि ए बी इक्वल है बी सी के। अब अगर ए बी और बी सी इक्वल है सो हाफ ऑफ ए बी, यहाँ पे बी सी है, ये भी दैट मीन्स भाई ये भी 5 है ये भी 5 है तो सेम ही तो हुआ। सो ये चीज तुम्हें दे देंगे, फिर तुम इस एग्जाम की हेल्प से बोल पाओगे कि भाई ये इसके इक्वल, और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी चलेंगे क्वेश्चंस पे भी, पर पहले ये समझ लो, ये आ गया तुम्हें सातों समझ में आ गए, कुछ बिल्कुल बेसिक। मैंने कहा था सारी स्टेटमेंट्स पढ़ के ऐसा लगेगा ये तो बड़ा बेसिक है, ये तो मैथ्स में यूज ही करते हैं, है ना। चल अब इसी के साथ आगे बढ़ के देखते हैं पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स भी हमारे ऐसे ही जनरल ट्रूथ होते हैं, लेकिन ज्यादातर किसके लिए भी होते हैं, ये ज्योमेट्री बेस्ड होते हैं। सो जैसे कि पोस्टुलेट 1 है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। सो उन्होंने क्या बोला कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स है, सो इन 2 पॉइंट से आप एक स्ट्रेट लाइन पास कर सकते हो। करके देखते हैं। सो ये हमारे पास 2 पॉइंट है, यहां से आप एक लाइन पास कर सकते हो। ठीक है, कहीं भी अगर आपको कोई सी भी जगह पे ऐसे 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे, आप इन 2 पॉइंट से आराम से एक लाइन पास कर सकते हो। पोस्टुलेट में ना सिर्फ इतना लिखा हुआ था, लेकिन हमें यहाँ पे एक एक्सियोम ऐड करके बताया गया, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। इसमें क्या उन्होंने बोला था कि अगर 2 पॉइंट है आप उससे एक लाइन पास कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे कि ध्यान रखना अगर आपके पास 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, सो इन 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है जिसमें ये दोनों पॉइंट्स आए। आप उसके अलावा कोई लाइन पास करने की कोशिश करोगे, जैसे ये इस पॉइंट से तो कर रही है पर इससे नहीं कर रही। सो हमने क्या देखा कि अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं, ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू इट। और ये यूज भी होगा, कभी कभी आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दे देंगे जहां पे आपको बोला था कि ये 2 पॉइंट्स है, भाई कहाँ गया, ये 2 पॉइंट्स है, इससे ये लाइन भी जा रही है, और उन्हीं 2 पॉइंट से ऐसा कुछ दे दे कि दूसरी लाइन भी जा रही है, तो आप वहां पे कह सकते हो कि नहीं भैया 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। ठीक है, क्लियर है। चलो पोस्टुलेट 2 पे चलते हैं। सेकंड क्या कहता है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन क्या होता है बच्चे, टर्मिनेटेड लाइन होता है जिसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट में हमें क्या पता है, जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, सो एक लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम एरो दे दे और हम इसको आगे ले जाने की कोशिश करें, सो हम इसको इनडेफिनेटली आगे ले जा सकते हैं। सो इन शॉर्ट क्या समझाया गया कि एक लाइन सेगमेंट है, अगर एक लाइन सेगमेंट को आप दोनों तरफ से एक्सटेंड करोगे तो वो लाइन बन जाती है। पहले के टाइम पे व्हाट वी कॉल अ लाइन सेगमेंट नाउअडेज इज व्हाट यूक्लिड कॉल्ड अ टर्मिनेटेड लाइन। टर्मिनेट मतलब कि उसके एंड्स टर्मिनेट हो गए, भाई वो फिक्स हो गई। लेकिन उन्होंने बोला कि इस फिक्स्ड लाइन को आप दोनों तरफ से इनडेफिनेटली प्रोड्यूस
कर सकते हो, ठीक है। और जब हम करते हैं प्रोड्यूस तो वो क्या बन जाती है, लाइन। बचपन में सीखा था ना, लाइन हम कैसे करते हैं, इस तरीके से कि भैया अभी भी ऐसे ऐसे आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं कि ये फिक्स है। जैसे 5 से अब तुमने यहां से बढ़ा दिया तो लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर की नहीं रही, इसलिए लाइन सेगमेंट मतलब कि ये फिक्स हो गए। सो according to the present day terms, the second postulate says that a line segment can be extended on either side to form a line. So अगर हम एक लाइन सेगमेंट को किसी भी साइड से एक्सटेंड करते हैं तो वो लाइन बन जाती है, हमें पता है ना ये बात। So this is our postulate. Next देखते हैं बच्चे postulate 3. A circle can be drawn with any center and any radius. ये तो हमें पता है। अब कब तुम्हें एक सर्कल बनाना है तो ऐसा नहीं कि नहीं यार देख 5 सेंटीमीटर का सर्कल बन पाएगा सिर्फ, या सिर्फ 6 सेंटीमीटर, नहीं, तुम्हें 5.4 का करना है। तुम रेडियस लोगे 5.4 की। जैसे यहाँ पे मान लो मैंने सर्कल बनाया, इसमें थोड़ा अलग बनता है, बट अगर यहाँ पे मान लो मुझे 5 सेंटीमीटर का बनाना है, तो यहाँ पे दिख रहा है ये बढ़ता जा रहा है, जितने मर्जी उसकी बना लो। ये आ गया 5, ये तुम्हारा यहाँ पे बन जाएगा, लिखा गया 5, ठीक है। 5.4 बनाना है, ये लो जी 5.4 का बना लो। सो एक सर्कल को हम कितनी भी रेडियस का बना सकते हैं एंड कुछ भी सेंटर पॉइंट। यहाँ मैंने सर्कल बनाया, इधर चाहूँ इधर बना दूँ, इधर चाहूँ इधर बना दूँ। सो किसी भी सेंटर से और कितने भी रेडियस का हम एक सर्कल बना सकते हैं। बेसिक चीज है, लेकिन पोस्टुलेट एक्सियोम्स है क्या, बेसिक बातें ही तो हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट 4 है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सभी राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों बोला ऐसे, क्या एक्यूट एंगल एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं? नहीं भाई, राइट एंगल ही क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो भी हमारा राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। चाहे ऐसे कोई राइट एंगल बन जाए, ये भी 90 डिग्री है, कोई ऐसे बना दो राइट एंगल तब भी 90 डिग्री, क्योंकि उसका जो मेजर है वो सेम होता है। इसलिए सभी राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, सारी 90 डिग्री के है ना। लास्ट पोस्टुलेट, अब जैसे होता है ना कि सारे 5 भाई बहनों में एक सबसे बड़ा ज्ञानी भाई है, वो ये वाला है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना। अभी ये मैं तुम्हारे लिए पढ़ूंगी पर बाद में, पहले मैं इसको समझा रही हूँ तुम्हें। क्या है इसमें, 2 लाइन्स हैं इस तरीके से, अगर 2 लाइन्स हैं और एक लाइन हमारी इसको क्रॉस करती हुई जा रही है, ठीक है। अब तो तुम्हें टर्म्स पता है कि ये इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से 2 लाइन्स हैं, एक ये हो गई लाइन, एक ये हो गई लाइन, और एक लाइन पास करती हुई जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल्स, पहली बात बताओ इंटीरियर एंगल्स कौन से बने यहाँ पे, एक ये इंटीरियर एंगल बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना, ये 4 इंटीरियर एंगल्स बने। अब इस पोस्टुलेट के हिसाब से अगर तुमने इस एंगल को इस एंगल से प्लस किया, जैसे ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, सो अगर आपने एंगल 1 प्लस एंगल 2 किया और आपके पास आंसर जो आए इन दोनों एंगल्स को प्लस करके, लेट्स सपोज मेरे पास आया 120 डिग्री, ठीक है। सो अगर जो आंसर आया है वो 180 डिग्री से कम है, वो आंसर आपका 180 डिग्री से अगर कम है, सो इसका मतलब है कि अगर लाइंस को एक्सटेंड करोगे तो वो मीट करेंगी। दोबारा से समझो क्या बोला उन्होंने, कि जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, अगर 2 इंटीरियर एंगल्स का सम किया गया, सेम साइड पे होना चाहिए, या तो ये दोनों या ये वाले दोनों ले लो, जो दोनों का आपने सम किया, जहां पे भी सम 180 डिग्री से कम आएगा उस साइड पे लाइंस को एक्सटेंड करोगे तो वो मिलेंगी। जैसे इसका सम करते हैं एंगल 3 और 4 का, मान लो ये, क्योंकि हमें तो दिख ही रहा है ना कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, सो ये 180 डिग्री से बड़ा आएगा, ठीक है। सो 3 चीजें यहाँ पे हमने सीखी। क्या 3 चीजें सीखी? हमने सीखा कि अगर इन इंटीरियर एंगल्स का सम हमारा बड़ा है 180 डिग्री के, अगर ये सम 180 डिग्री से बड़ा है, मतलब उस साइड पर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। समझ में आया क्या बोला मैंने? अगर सम 180 डिग्री से बड़ा है, सो अगर आप इस लाइन को जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो, ये आपस में मीट नहीं होंगी। और अगर जो हमारा सम है वो छोटा है 180 डिग्री से, अगर सम 180 डिग्री से छोटा है, मतलब इंटरसेक्ट होगी। मतलब जैसे यहाँ पे अगर सम 180 डिग्री से छोटा आया, अब अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करूं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसे कर लेते हैं, इस तरीके से, और ये वाली लाइन इस तरीके से होगी, तो ये इंटरसेक्ट
करेंगी। अब तीसरी चीज क्या समझेंगे कि अगर मान लो एंगल 1 एंगल 2 मतलब जो उनका सम है वो आ गया किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल आ गया, तो क्या होगा, अगर वो 180 डिग्री के इक्वल आ गया मतलब लाइंस पैरेलल होंगी। अगर जैसे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इस तरीके से क्रॉस हो रहा है, अगर ये सम तुम्हारा 180 डिग्री के इक्वल आ गया मतलब ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं होंगी, ये आपस में इक्वल होंगी, चाहे वो फिर ये साइड हो चाहे ये साइड हो। ठीक है, पोस्टुलेट में हमने 3 चीजें समझी। मेन जो उन्होंने चीज बोली थी ये क्वेश्चंस में यूज होगा इसलिए मैंने बता दिया। आगे जो मेन चीज हमने समझी सिंपल सी ये समझी कि 2 लाइंस है, उस पे एक लाइन फॉल कर रही है, जिस साइड पे भी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम होगा उधर लाइंस एक्सटेंड कर दो, वो मीट करेंगी। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। अब देख रहे हैं इन्होंने कितना डिफिकल्ट करके लिखा हुआ है। सो इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन ट्रू स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन, इसको रब करके साथ साथ बनाते हैं। सो इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन 2 इस पे ऐसे फॉल करिए, 2 स्ट्रेट लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है। सो फिर से ऐसे बना देते हैं। नाउ क्या बोला है, फॉलिंग ऑन स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल का क्या मतलब है, 180 डिग्री, 2 राइट एंगल क्या है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, सो डायरेक्ट नहीं लिखा उन्होंने, 2 राइट एंगल लिख दिया। And then the 2 straight line if produced indefinitely meet on the side on which sum of angle is less than 2 right angles। उन्होंने बोला कि जिस साइड पर भी एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम होगा उसको अगर आप एक्सटेंड करोगे तो वो जाके कहीं ना कहीं पक्का मीट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे एक लास्ट में हमारे पास चीज है जो कि है थ्योरम। डेफिनेशन हमने देख लिया क्या होता है, फिर हमने एक्सियोम्स देख लिए, पोस्टुलेट हो गया। अब ये सब चीजें थ्योरम से अलग कैसे है। थ्योरम्स क्या होती है बच्चे, थ्योरम्स ऐसी चीज होती है जिन्हें आप प्रूफ कर सको। जैसे पाइथागोरस थ्योरम हम प्रूफ कर लेते हैं, हम आगे जाके बीपीटी थ्योरम पढ़ेंगे, या ऐसी बहुत सारी थ्योरम्स आएंगी सर्कल्स चैप्टर में, ट्रायंगल्स चैप्टर में, जहां पे उन थ्योरम्स को प्रूफ करोगे आप। सो थ्योरम्स आर स्टेटमेंट विच कैन बी प्रूव्ड, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर जैसे पाइथागोरस थ्योरम ही ले, अगर इसमें हम ऐसे बोलते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज होता है इसका स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का, सो ये चीज को हम प्रूफ भी कर पाते हैं। सो वो एक थ्योरम बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे थ्योरम क्या है, 2 डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। अब वो कह रहे हैं कि 2 अलग अलग लाइंस हैं अगर, सो उनका सिर्फ एक कॉमन पॉइंट हो सकता है। अच्छा, मजे की बात पता है क्या है कि जो ये थ्योरम्स है ना, इनको प्रूव करने के लिए जो हम स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, जो हम कॉमन सेंस की बातें करते हैं, वो सब क्या है, हमारे एक्सियोम और पोस्टुलेट्स ही हैं। ठीक है, सो जैसे मुझे प्रूव करना है कि 2 लाइन का सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट हो सकता है, मतलब इन 2 लाइन को अगर मैं आपस में मीट करा रही हूँ सिर्फ एक ही पॉइंट पे मीट करा सकती हूँ। अब ये चीज हम प्रूव कैसे करेंगे, अब ये थ्योरम है तो प्रूव कर सकते हैं, तो मैं कैसे प्रूव करूँ कि ये जो 2 लाइन है इनका कॉमन पॉइंट एक ही होगा। बड़ी जनरल नॉलेज वाली बात है कि भैया 2 लाइन है तो उनका कॉमन पॉइंट एक ही हो सकता है, लेकिन अगर हमें इसको प्रूव करना है तो जब भी हम ऐसी चीजें प्रूव करते हैं ना, तो इसमें हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं लेट 2 लाइंस, हमने मान लिया कि जो 2 लाइंस है, एक तो उनको ले लेते हैं, एक हो गई ए बी, एक लाइन हो गई हमारी बी सी, बी सी नहीं चलो सी डी नाम दे दो इनको। ठीक है, एक लाइन हो गई ए बी, एक लाइन हो गई सी डी। अब हमने मान लिया लेट 2 लाइंस ए बी एंड सी डी हैव 2 कॉमन पॉइंट्स। हमने कह दिया ठीक है भाई, जो आप कह रहे हो वो नहीं, हमें जो प्रूफ करने को कहा है वो नहीं, हम उसका उल्टा ले लेते हैं कि ठीक है उसके 2 कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, एंड लेट द 2 कॉमन पॉइंट्स बी पी एंड क्यू। अब जरा एक बेसिक सी चीज समझो, अगर ए बी जो है और सी डी, लेट सपोज ये ए बी है, ये हमारी सी डी है, एक अगर इनका पॉइंट है, पॉइंट पी है, सो ये पी पॉइंट देखा जाए तो ए बी इस पी पॉइंट से पास होगी, सी डी भी इस पी पॉइंट से पास होगी, मतलब जहां पे भी ये मीट करते हैं, जहां पे भी कॉमन पॉइंट होता है वहां से वो लाइन पास करेगी। मैं कह सकती हूँ ना, अगर ये पी इनका कॉमन पॉइंट है तो ए बी पासेस थ्रू पी। ठीक है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए बी पासेस थ्रू
P एंड Q ऑल्सो, Q से भी पास करेगी। जब पहले तो हम कॉमन पॉइंट एक थोड़ी, हम तो कह रहे दो कॉमन पॉइंट है, सो अगर दो कॉमन पॉइंट है तो दोनों से पास करेगी। ऑल्सो जो हमारी CD है भाई, CD भी तो कॉमन पॉइंट से पास, जैसे ये CD है P से पास हो रही है ना, सो CD पासेस थ्रू। अब क्योंकि हमने लेट किया है कि भैया दो कॉमन पॉइंट है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं CD भी है जो वो P और Q से पास करेगी। ठीक है, हम कहेंगे भैया CD भी जो है वो भी P और Q से पास कर रही है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे ये दो चीजें लिखी कि AB पासेस थ्रू PQ और CD पासेस थ्रू PQ, सो दैट मीन्स मैं कह रही हूँ कि भैया दो अलग अलग पॉइंट है P और पॉइंट Q, और यहाँ से मैं कह रही हूँ AB भी पास करती है और CD भी पास करती है। और हमने क्या पढ़ा था, हमने अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था, कहाँ गया हमारा, जिसपे हमने क्या बोला था, given two distinct point there is a unique line that passes through it। अगर आपके पास दो पॉइंट्स है, जैसे वहां पे पॉइंट P और Q है, सो इन दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। इन दो पॉइंट से AB और CD दोनों पास नहीं हो सकती। सो यहाँ पे हम यही मेंशन करेंगे कि भाई सिंस हमें पता है कि दो पॉइंट से, सो फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, वही जो भी हम पढ़ के आए हैं, ओनली वन लाइन कैन पास, तो ये तभी हो सकेगा। इसकी हेल्प से हम कह सकते हैं कि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है। दैट मीन्स ओनली वन कॉमन पॉइंट इज पॉसिबल। अगर दो अलग अलग लाइंस हैं उनका सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इनमें ना ये ध्यान रखना कि देखो जब भी तुम क्वेश्चन देखोगे ना तो सोचोगे यार ये तो बड़े बेसिक क्वेश्चन आएंगे। हाँ बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन उनको अटेम्प्ट कैसे करना, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स की हेल्प से कैसे लिखा करेंगे वो देखना है। और उसी तरीके से अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको पता रहे कि भैया यूक्लिड्स का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करने, क्योंकि उसी के मार्क्स मिलेंगे भाई। चलो आप देखो, जैसे ये देखो, अब ये तो वो है हमारा MCQ। MCQ में तो कुछ एक्सप्लेन करना नहीं होता, तो इसमें तुम कुछ भी अपना दिमाग लगाओ, जो तुम्हें करेक्ट आंसर लग रहा है उसको टिक कर दो, तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसे हमें बोला है C इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। अब लाइन सेगमेंट AB है, C इसका मिड पॉइंट है। C क्या है, इसका मिड पॉइंट है। नाउ आगे क्या बोला है, एंड L इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, और इस AC का मिड पॉइंट है L। ठीक है, C AB का मिड पॉइंट है, L इस AC का मिड पॉइंट है। देन AL इक्वल्स टू, AL कितना होगा, देखो जरा यहाँ पे AB की टर्म्स में पूछा है, AL हमारा कितना होगा ये हमसे पूछा है। तो देखो जब हमें बोला कि C मिड पॉइंट है, मतलब AC जो है इक्वल होगा CB के, है ना, यही होगा। एंड इसको मैं और कैसे बोल सकती हूँ, क्योंकि AB की टर्म्स में लिखना है, इसको मैं कह सकती हूँ ये जो मेरा AC है, ये जो मेरा AC है, क्योंकि सेम मिड पॉइंट है, AC इस पूरे AB का हाफ है। क्या मैंने कुछ गलत बोला, AC इस पूरे का, देखो ना, अगर ये हमारे पास लाइन है AB और C इसका मिड पॉइंट है, C मिड पॉइंट क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो मैं कह सकती हूँ AC जो है वो हाफ होगा पूरी लाइन का। करेक्ट, तो यहाँ पे मैंने वही बोला है, AC इक्वल है हाफ ऑफ AB। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या पता है, AC का मिड पॉइंट L है, ये है AC और इसका मिड पॉइंट L है। इसका मतलब ये जो AL है ये इस पूरे AC का हाफ है। यहाँ पे समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ, ये जो AL है ये पूरे AC का हाफ है। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम देखें, देखो क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, AL इक्वल है इस AB का इतना, या AL इक्वल है AB का इतना, या AL इक्वल है AB का इतना, या AL इक्वल है AB का इतना। सो बेसिकली AL ही निकालना है, लेकिन AB की टर्म्स में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है AC इक्वल है हाफ ऑफ AB के, सो यहाँ पे AL इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ AC। AC की जगह मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ AB। ये जो चीज मैं अभी कर रही हूँ ना, ये MCQ का क्वेश्चन है इसलिए कर रहे हैं। अभी जब हम आगे करेंगे ना, जहाँ पे MCQ नहीं होगा, जहाँ तुम्हें लिखना पड़ेगा, वहां पे हम ये चीजें नहीं यूज करेंगे, वहां पे हम अपने एक्सियोम्स वगैरह यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो सिंपली हो गया, AL इक्वल्स टू 1/4 AB। सो AL आया है 1/4 AB का, मतलब D पार्ट इज दी करेक्ट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये प्रॉपर क्वेश्चन टाइप है, MCQ नहीं है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिखेगा, तो हमें ध्यान से करना है। कैसे, देखो, इट इज नोन दैट M + N इक्वल्स टू 5। M + N इक्वल है 5 के, एंड दैट M इक्वल्स टू T। M दे रखा है इक्वल T के, शो दैट T
प्लस n इक्वल्स टू 5। हमें ये चीज प्रूफ करनी है। क्वेश्चन देखते लगेगा यार कितनी सिंपल चीज है, m प्लस n 5 के इक्वल है, प्रूफ करना है ये। तो m अगर t के इक्वल है भाई m की जगह t लिख दो, ही दिमाग में आएगा। वही अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया हमने, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये हमारा यूक्लिड्स ज्योमेट्री का है तो हमें सोचना है वो हिस्ट्री पुराना जाके हमें उस टाइम पे प्रूफ करना है, तो हम डायरेक्ट रिप्लेस नहीं कर सकते, हम अपना एक्सियोम यहीं पे ही मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि वरना इतना बेसिक क्वेश्चन वो क्यों देते। मार्क्स यहाँ क्या मिले, कैसे मिलेंगे, जब हम अपना कोई एक्सियोम लिखेंगे। और कौन सा लिखेंगे, देखो सिंपल, हमें जो दे रखा होता है ना उससे शुरुआत करनी होती है, या तो इससे कर लो या इससे कर लो, ठीक है। आपको कहाँ तक पहुंचना है, t प्लस n इक्वल्स टू 5। अगर मैं इससे शुरुआत करती हूँ तो समझ ही नहीं आएगा भाई इसमें मैं t लेके कैसे आऊंगी, लेकिन यहाँ पे t ऑलरेडी है तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। ये मैंने लिया m इक्वल्स टू t, ठीक है। मुझे चाहिए क्या, t प्लस n। सो मैं क्या करूंगी, एडिंग n बोथ साइड्स। समझ रहे हो मैंने क्या किया, दोनों साइड पे n ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस n इक्वल्स टू t प्लस n। इससे क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक एक्सियोम देखा था, अगर इफ वी ऐड, जैसे यहाँ पे m इक्वल्स टू t है, अगर हम सेम ही चीज दोनों तरफ ऐड करते हैं तो होल इज ऑलवेज इक्वल। तो अपना एक्सियोम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सियोम, इफ वी ऐड इक्वल्स टू इक्वल्स देन द होल इज इक्वल। चाहे अपनी स्टेटमेंट देख लेना एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है, बट मतलब समझ आ गया ना। जब हमने सेम चीज ही दोनों जगह ऐड करी है तो हम कह सकते हैं जो हमें मिला है वो भी सेम मिलेगा। और हमें यहाँ पे मिल गया कि m प्लस n इक्वल है t प्लस n के, ठीक है। और m प्लस n हमें क्वेश्चन में दे रखा है गिवन कि m प्लस n इक्वल है 5 के। सो हम कह सकते हैं अगर ये दोनों, क्योंकि हम एक्सियोम की हेल्प से कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं t प्लस n भी 5 की इक्वल होगा, जो हमें प्रूफ करना था। समझ में आया क्यों बच्चों के यहाँ नंबर कट सकते हैं, क्योंकि हमें ये समझना था। यहाँ बहुत सिंपल था कि सिंस m इज इक्वल टू t तो हम m की जगह t लिख देंगे, लेकिन एक्चुअल में इस चैप्टर का क्वेश्चन है नंबर कहाँ मिलेंगे, जब हम ये एक्सियोम लिखेंगे और इसकी हेल्प से करके दिखाएंगे। थोड़े से स्टेप्स ही बड़े हैं लेकिन तरीका यही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, सो क्वेश्चन है, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ये तुम्हारा बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आने की उम्मीद पूरी होती है। अब इसमें हमें प्रूव क्या करना है कि हर लाइन सेगमेंट का, अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है, मान लो ये लाइन सेगमेंट है AB, इस लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। अब अगर हम लॉजिकली बात करें तो करेक्ट बात है भैया, मिड पॉइंट का काम क्या होता है, वो लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में काटता है। अब अगर वो दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है तो एक ही पॉइंट तो हो सकता है, हर लाइन का एक ही मिड पॉइंट होता है। लेकिन इस चीज को प्रूफ कैसे करेंगे, सो स्टार्ट करेंगे वही अपना, हम जो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता है कि हम उल्टी चीज ले लेंगे। सो हम कहते हैं लेट लाइन सेगमेंट AB हैज टू मिड पॉइंट्स। तो हमने बोल दिया भाई इसके दो मिड पॉइंट है, ठीक है। एक मिड पॉइंट लेट्स टेक कि हमने बोल दिया एक C इसका मिड पॉइंट है और इसका एक मिड पॉइंट D है, ठीक है। उसके टू मिड पॉइंट बोल दिए हमने C एंड D। सो नाउ अब ध्यान से समझना, नाउ C इज द मिड पॉइंट। अगर C हमारा मिड पॉइंट है, सो ये रहा AB और हम कह रहे हैं C इसका मिड पॉइंट है। सो C मिड पॉइंट है तो इसका क्या मतलब होता है कि भैया हमारा AC जो है इक्वल होगा CB के। मिड पॉइंट का काम यही तो होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। या हम कह सकते हैं कि ये जो AC है ये इक्वल होगा हाफ ऑफ AB, पूरी लाइन के हाफ के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। अब हमने लिया कि D भी मिड पॉइंट है, सो D इज द मिड पॉइंट। अगर D भी मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं, अब यहाँ पे देखो AB का मिड पॉइंट DB है कहीं, ठीक है। सो इसका मतलब फिर वही कि AD इक्वल होगा DB के, या मैं कह सकती हूँ AD जो है वो होगा हाफ ऑफ AB, कह सकती हूँ। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम अपने एग्जाम्स पे जाए, सो उन एग्जाम्स के हेल्प से हमें पता है कि अगर कोई चीज जो है किसी इक्वल चीज के हाफ की इक्वल है, क्या एग्जाम पढ़ा था हमने, थिंग्स इक्वल
2 halves of equal are equal to one another। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर दो चीजें, जैसे यहाँ पे AC और AD है, अगर दो चीजें किसी इक्वल चीज के, ये भी AB है, ये भी AB है, इसके हाफ के इक्वल है, किसी इक्वल चीज के हाफ के अगर ये इक्वल है, सो हम कह सकते हैं AC जो है इक्वल होगा AD के। पर अगर हम कहें ये हमारी लाइन थी, ठीक है, AB, और इसमें अगर आप कह रहे हो ये C पॉइंट था, ये D पॉइंट है, अब आप कह रहे हो कि जो AC है, ये वाला AC जो है ये इक्वल है AD के, ये जो हमारा AC है ये इक्वल है AD के। अभी कैसे हो सकता है? AC इतना सा, AD इतना सा। सो ये तभी पॉसिबल है अगर C and D कोइंसाइड ईच अदर। ये तभी हो पाएगा अगर C और D दो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही पॉइंट हो, तभी हो पाएगा जब C और D एक दूसरे को कोइंसाइड करे। और अगर एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, जब हमने प्रूफ ही कर दिया कि ये पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो नहीं हो सकता, ये किसी एक पॉइंट पे ही कोइंसाइड कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कि एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट पॉसिबल है। अब ये बेसिक सी चीज हमने एक्सप्लेन करी, कैसे? अपने एक्सियोम्स को यूज करके। बस यही चीज है जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस में हमें समझनी है कि कैसे हम इसको, आप ऐसे कहते हो कैसे सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेट करके समझाना है। ठीक है भाई, सिंपल सी चीज थी कि हाँ भाई एक लाइन का एक ही मिड पॉइंट है, लेकिन उसको समझाने के लिए हमने पहले उसको कॉम्प्लिकेट किया, उसको हमने यहाँ पे बताया कि एग्जाम की हेल्प से प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, सो अब क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर इफ AB इक्वल्स टू CD। अब ये जो AB है ये इस CD के इक्वल है। ठीक है, प्रूव दैट AC इक्वल्स टू BD। आपको प्रूफ क्या करना है? ये A से लेके C तक इक्वल है B से लेके D तक। ठीक है, राइट द यूक्लिड एक्सियोम फॉर प्रूविंग इट। अब अगर हम ध्यान से देखें, सो इसको रेड पार्ट में देखो, ये AB है, ठीक है, ये CD है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है AC, A से लेके C तक। AB तो हमें पहले से पता है, एक्स्ट्रा क्या आया? BC, और दूसरे वाले में BD, मतलब B से लेके D तक। अब C तक तो हमें पता है, एक्स्ट्रा क्या आया हमारा? BC, तो इसमें भी BC एक्स्ट्रा, इसमें भी BC एक्स्ट्रा, दोनों को ऐड कर दो। जैसे देखो, समझो, गिवन क्या है? गिवन है हमें, क्या गिवन था इन द फिगर? AB इक्वल्स टू CD। यहीं से ही शुरू करेंगे। AB इक्वल है CD के, ये छोटा वाला पार्ट इसके इक्वल है, दोनों में BC एक्स्ट्रा। मैं क्या कर रही हूं? एडिंग BC टू बोथ साइड्स। अब सेम चीज मैं दोनों साइड पे ऐड कर रही हूँ, ध्यान रखना, सेम चीज दोनों साइड पे ऐड हो रही है। मतलब आपने AB में भी प्लस किया BC और आपने CD में भी प्लस किया BC। ठीक है, अब AB प्लस BC बताओ, AB और BC प्लस करेंगे AC आ जाएगा, इक्वल्स टू CD और BC, ये पूरा प्लस होगा, BD आ जाएगा। अब जरा देखो क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था, AC BD के इक्वल है, लेकिन इतना लिखने के बाद भी मार्क्स कटेंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये जो तुमने सेम चीज ऐड करी, जो होल आएगा वो एक्सियोम तो लिखो। क्या एक्सियोम होता है हमारा? व्हेन सेम या इक्वल्स आर एडेड टू, रुको, व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स the whole is equal। सो हमने क्या देखा? एक इक्वल चीज आपने ऐड करी ऑलरेडी दो इक्वल चीजों में, तो जो आपको मिलेगा वो इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो फिगर देखते तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा है हमारा। पोस्टुलेट 5. Observe the figure shown for what value of K will the line L and M be parallel। ये पैरेलल कब होगी? अब हमने पोस्टुलेट में क्या पढ़ा था कि भैया ऐसी दो लाइंस हैं, एक पार वो एक ऐसे को क्रॉस करती हुई जा रही है, तो जहां पे भी एंगल्स का सम 180 से छोटा होगा उधर ये जाके इंटरसेक्ट करेंगी। लेकिन अगर ये सम इक्वल होगा 180 डिग्री के, तो वो पैरेलल ही रहेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो यहां से हमें पता चल गया कि इन दोनों का सम मतलब 3K + 5 और +K + 15, इनका सम अगर इक्वल है 180 डिग्री के, सो ये लाइंस हमारी पैरेलल ही रहेंगी। सो इसको प्लस कर लो, ये हो जाएगा 15 5 20 एंड ये हो गया 4K
प्लस 20 इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड 4k इक्वल्स आ गया 180 माइनस 20, मतलब 4k हमारा हो गया 160k इक्वल एंड k की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये होगा 160 अपॉन 4। सो 160 अपॉन 4 करेंगे, 4 4 जा 16, तो k हमारा आ गया 40 डिग्री। मतलब k अगर 40 डिग्री होगा तब ये लाइंस पैरेलल ही रहेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ अ पॉइंट C लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। सो ये A और B ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और C जो है इसके बीच में कहीं लाई करता है, ठीक है, सच दैट AC इक्वल्स टू BC। सो इस तरीके से लाई करता है कि ये जो AC है इक्वल है CB के। अब अगर हमें कोई बोल रहा है कि भाई C पॉइंट लगने के बाद AC इक्वल हो गया CB के, तो हम सीधा कहेंगे हाँ तो वो मिड पॉइंट होगा, लेकिन यहाँ सीधा सीधा कुछ नहीं कहते, यहाँ प्रूफ करना पड़ता है या तो। सो देन प्रूव दैट AC इज हाफ ऑफ AB। आपको प्रूव करना है कि ये जो AC है ये इस पूरी AB का हाफ है। मतलब आप ये कह सकते हो कि C मिड पॉइंट है, ये हमें प्रूव करना है, क्योंकि मिड पॉइंट है तो उसका हाफ ही होगा, है ना। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। तो फिगर तो हमारी बन गई है। अब इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है जब भी हमारा क्वेश्चन कौन सा वाला होगा, यूक्लिड ज्योमेट्री का होगा, जो गिवन है उससे शुरू करेंगे। हमें गिवन है AC इक्वल है BC के। अब चाहिए क्या प्रूफ में, मुझे AC तो चाहिए बट BC की जगह बेसिकली AB चाहिए। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं दोनों में AC ऐड कर दूं, दोनों तरफ AC ऐड करूं, देखो पहले क्या होता है, एडिंग AC टू बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों तरफ AC ऐड करूं तो बेसिकली मैंने क्या किया, देखो AC तो मुझे चाहिए, AC को तो मैं हटा नहीं सकती, इस BC की जगह मुझे AB चाहिए। तो अगर इस BC में मैं AC ऐड कर दूंगी पूरा AB आ जाएगा ना। सो इस लॉजिक के साथ मैंने दोनों तरफ AC ऐड कर रही हूँ। सो ये हो जाएगा AC प्लस AC इक्वल्स टू BC प्लस AC। सो ये हो जाएगा AC प्लस AC, ट्वाइस ऑफ AC हो गया, और यहाँ पे BC प्लस AC AB हो गया। अब सिंपल 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो AC आ गया हाफ ऑफ AB। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ लिखनी है जो भूलना नहीं है, जब आपने इक्वल चीज़ इसमें ऐड करी है तो आप कहोगे एक मिनट ऐसे नहीं, ये तो यूक्लिड भाई साहब ने हमें बताया कि एग्जाम के हिसाब से व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल इज इक्वल। समझे लाला, ये चीज समझ में आ गई। क्या किया हमने, एग्जाम भी दे दिया, क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। हमने देखा जब हमने इक्वल चीज ऐड करी है ऑलरेडी किसी इक्वल चीज में, तो जो होल है वो इक्वल होगा, और वहीं से हमारा आंसर आया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर वी हैव bx इक्वल्स टू 1/2ab। मतलब ये जो bx है ये इस ab का हाफ है, bx जो है इक्वल है हाफ ऑफ ab। ठीक है, पहली चीज ये बोली है। उसके बाद हमें बोला है by, ये जो by है, ठीक है, ये जो हमारा by है ये किसका हाफ है, ये है हाफ ऑफ bc, इसके इस पूरे bc का हाफ है। और साथ में हमें ये भी दे दिया कि ab इक्वल है BC के, मतलब ये वाला तुम्हारा AB और ये BC इक्वल है। ठीक है भाई, शो क्या करना है कि ये BX और BY इक्वल है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको सिर्फ यहाँ पे हमें दिख ही रहा है भाई AB BC आपस में इक्वल है, तो ये भी तो इक्वल हुआ, इसका हाफ इक्वल हुआ, लेकिन कैसे बता पा रहे, क्योंकि हमारे पास एक एक्सियोम था। क्या था वो, थिंग्स विच आर हाफ्स of equal are equal to one another। अब थिंग्स कौन सी थिंग्स, bx और by, जब वो इक्वल है हाफ ऑफ इक्वल्स के, ये ab और bc इक्वल है, इनके हाफ्स के इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। सो बस यहाँ पे नंबर किस चीज के मिलने हैं, तुमने ये एक्सियोम करेक्टली लिख दिया और यहाँ पे इसको इस तरीके से बता दिया। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
सो क्वेश्चन सेज ए बी इक्वल्स टू बी सी। ए बी जो है ये हमारा ए बी बी सी के इक्वल है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम ए बी का मिड पॉइंट है, एंड एन इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एन बी सी का मिड पॉइंट है। शो दैट ए एम इक्वल्स टू एन सी। ये जो ए एम है ये एन सी के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। सो ए एम इक्वल है एन सी के, लेट मी राइट इट अगेन, ये जो ए एम है ये एन सी के इक्वल है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो स्टार्ट करेंगे। एम मिड पॉइंट दे रखा है ए बी का, तो मतलब मैं कह सकती हूँ ए एम इक्वल है हमारा एम बी के, या मैं कह सकती हूँ कि ये जो हमारा ए एम है ये इक्वल है हाफ ऑफ ए बी का। मिड पॉइंट क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो हम इसको कह सकते हैं कि ए एम इक्वल है हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये आ गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास एन अगर मिड पॉइंट है बी सी का तो बी एन इक्वल होगा एन सी के, या मैं कह सकती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ एन सी चाहिए तो मैं कह सकती हूँ एन सी इक्वल है हाफ ऑफ बी सी के, कि ये जो एन सी है ये पूरे बी सी का हाफ है। अब यहाँ पे देखो ए एम हाफ ऑफ ए बी है, एन सी हाफ ऑफ बी सी है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो आपका ए बी है और ये जो आपका बी सी है ये इक्वल है। सो यहाँ पे हम वही अपना एग्जाम यूज कर सकते हैं, थिंग्स इक्वल टू हाफ ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब देखो हम इसमें क्या कह रहे हैं कि थिंग्स, कौन सी थिंग्स की बात हो रही है, ये ए एम और ये एन सी, थिंग्स विच आर इक्वल टू द हाफ ऑफ सेम थिंग। अब ये और ये हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ बी सी सेम थिंग है ये, सो इसके हाफ की इक्वल है, मतलब आपस में भी इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक हमारा ये ए एम इक्वल हो गया एन सी के। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट कह रहा है कि ये जो हमारा बी एम है, ये जो बी एम है एंड जो बी एन है ये इक्वल है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम मिड पॉइंट है ए बी का, एंड एन इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एन मिड पॉइंट है इसका। शो दैट ए बी इक्वल्स टू बी सी। अब इस केस में हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो ए बी है ये ए सी के इक्वल है। सेम वही अप्रोच रखेंगे, अभी वाला मैं रब कर रही हूँ, सेम वही अप्रोच रख के अगर हमें गिवन है कि ये मिड पॉइंट है और ये इसके इक्वल है, सो हम कह सकते हैं ये पूरा ए बी इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एम बी के। क्या मैं कह सकती हूँ ऐसे कि ये पूरा ए बी इस एम बी के ट्वाइस, क्योंकि एम मिड पॉइंट है भाई, सो ये पूरा ए बी इसके ट्वाइस के इक्वल होगा। इसी तरीके से हमारा जो बी सी है वो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ बी एन के। ठीक है, इसको भी बी एम लिख देती हूँ मैं। सो इसको मैंने लिख दिया बी एम। अब यहाँ पे हमारी कौन सी थ्योरम यूज हो रही है, वही हाफ वाली, लेकिन इसमें क्या होगा, थिंग्स विच आर इक्वल टू डबल ऑफ द सेम थिंग्स। लिख देते हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू द डबल of same thing are equal to one another, are equal to one another। अरे भाई टाइप ही नहीं हुआ, चलो ठीक है, समझ गए ना तुम। थिंग्स ऐसी दो चीजें जो किसी सेम चीज के डबल के इक्वल है, वो आपस में भी इक्वल होंगी। सो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी इक्वल है बी सी के। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। इसी के साथ हमारा ये वन शॉट लेक्चर खत्म होता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन एक बार आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर करने। देखो वैसे तो आप जब ये वन शॉट देखने के बाद जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे जाओगे ना, आई कैन गारंटी यू कि तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है चीज सिंपल है तो हम छोड़ देंगे, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो वो सारे क्वेश्चंस करने हैं, एग्जांपल्स करने हैं, उसके बाद आप कह सकते हो कि यार यूक्लिड ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा। ठीक है, सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।